चलो ये यहाँ अपनी पीपीटी नंबर 4 में कुछ देख रहे थे अपन। ये हो गया एंथैल्पी, हो गया इफेक्टिव। इफेक्टिव टेम्परेचर तो हम देखे थे कि इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, कंफर्ट जोन का बताता है। एक इंडेक्स कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन भी अपन आज डिस्कस करेंगे कि कोई भी आदमी रहता है वो क्या होता है, एक्टिविटीज करता है ना, हार्ड वर्क करेगा, खेलेगा कूदेगा, रेस्ट भी करेगा, सब चीजें करता है ना। तो बॉडी अकॉर्डिंग टू, अगर मान लो ये पहाड़ पे जाएगा तो एकदम से चढ़ गया तो उसको बॉडी क्या पता उसकी ऑब्जर्व नहीं कर पाए वो सारी चीजें, या एकदम से टेम्परेचर में चला गया। तो बॉडी को कंफर्ट जोन चाहिए होता है, एक टेम्परेचर जिसपे उसको अच्छा लगे। ठीक है। तो इफेक्टिव टेम्परेचर उसका एक मेजरमेंट करता है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, ये सारी चीजें होती है। वो एक सिंगल इंडेक्स है, वो सारी चीजें बता देता है। थोड़े बहुत अपन ने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अच्छा, ये दो न्यूमेरिकल्स, यार इसका क्या किसी को समझ आया ये चीजें? देखो फॉर्मूला यही लगेगा, कैलकुलेशन कर लो यार। अब आप करने का तरीका जो मैं बताया हूँ वो ही है। जैसे अब आप चाहो तो सेम एक क्वेश्चन, मेरे को इसका एनसीडे का पता नहीं कि ये आंसर कैसा देता है, बट मैं आपको एक और क्वेश्चन सिमिलर बेस पे, जैसे मान लो ये पास्कल है ना, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको एक और लेके करके दिखाता हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन है? इस टाइप का है ना, जिसमें आपको गैलरी का साइज दे रखा है। हाँ, चलो देखो, अब एक क्वेश्चन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। आंसर आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा ना। अब इस एनसीडे का मेरे को नहीं पता कि आंसर कैसा है, मैं को सोल्व करके कैलकुलेटर से, चलो इसका क्यों नहीं आ रहा था कल, मेरे को नहीं पता, बट देखते हैं। देखो, एक है क्यू आपको दे रखा है 3000 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। और आपको गैलरी जो है उसकी लंबाई जो दे रखी है वो है 2000 मीटर। कहीं किलोमीटर देगा तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, है ना। और आपको जो गैलरी दे रखी है वो दे रखी है 2 × 5, मतलब 2 मीटर × 5 मीटर, ठीक है। और जो के दे रखा है वो दे रखा है 0.01, 0.001, ठीक है। तो अब आपको प्रेशर का मैं क्या बताया था, प्रेशर निकालने के लिए के एस ए के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, है ना, ये फॉर्मूला बताया था। अब ये प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, के लिखोगे 0.01 इंटू एस क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो देखो पहले तो ये हो गया 2, ये 5, तो इसका होता है 2 × 2 + 5, तो 2 × 2 + 5 इंटू इसकी जो लेंथ वो है 2000, 2000 मीटर, 2000 मीटर। और अब देखो ये आपको मिनट में दिया है, तो मैंने बोला कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 3000 डिवाइडेड बाई 60, ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और एरिया क्या होगा, 2 × 5 का क्यूब। तो P बराबर हो जाएगा 0.01, 5 2 7, 7 2 14। देखो ये 0.0 है ना, तो ये इससे इंटू 6 × 5 = 30, 50 डिवाइडेड 5 5 2 10, 10 का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, 14 2 14 14 14 28, 50 स्क्वायर, 10 का
क्यूब, ठीक है। तो देखो ये 0, इससे ये हट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 8 पंजे 40, 5 2 10, 10 10 4 14, 10। फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? देखो जो अगर मैं गलतियां कर रहा हूं वो आप भी गलतियां करेंगे, है ना। क्या गलती करा मैंने? देखो ये स्क्वायर तो मैं 10 का हटाया, पर ये 5 पे तो स्क्वायर बचा था ना। 28 × 25, तो ये आ जाएगा। ये सिली सिली मिस्टेकें हैं, है ना, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करते हो। तो 70 पास्कल, है ना। तो ये सारे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना ही एक्सपीरियंस आदमी हो, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन आती है, मेरे को भी बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आती है, ट्रिकें आती है, फिर भी मैं गलत करता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ये आपको मेहनत से ही होगा। आप कितनी हार्ड मेहनत कर रहे हो, कितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह से कर रहे हो, है ना, और बार बार रिवीजन कर रहे हो, इसी से ठीक होता है। अभी देखो यार, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन में या क्वेश्चनों में टाइम हो जाता है, तो थोड़ा आलस भी आता है ना। पर ढंग से करो तो सही आएगा आंसर। अब ये वाला भी अपन कल ट्राई कर रहे थे, इसमें पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था। आज फिर आप ट्राई करना, KS² / A³। अगर आप में से कोई सोल्व किया, क्या आंसर आया था क्या? 2 × 2 + 2.5 Q/² यहाँ 60 का डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड में है। और 2 × 2.5, और यहाँ पे ये जो लंबाई है वो नहीं ली अभी तक, तो ये मल्टीप्लाई 500, ये इस पे क्यूब 0.0098, ये आ गया। 2 2 4 4 यानी कि 9, 8 8 64, 500 डिवाइडेड बाई 25 2 50, 5 का क्यूब यानी कि 125। ओके। तो ये आया लगभग 22.57 पास्कल। अब इसके आंसर यही आंसर लग रहा है, ठीक है। फिर अगर नहीं है, अगर मान लो आपने आंसर लगाया और फिर भी नहीं मान रहा है, तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर होना चाहिए। और अगर आप लोगों के हिसाब से कुछ और आता है तो प्लीज क्लेरिफाई हमें भी बताइएगा। चलिए। अच्छा। ओके, यहाँ से आज आज यहाँ से देखना है ना अपन को। क्वेश्चन नंबर 101। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। अच्छा, मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मेथड सही है, आंसर गलत है। हेलो सर। देखो मुकेश जी, मैंने है ना एक के गोरई जो आपकी माइनिंग से रिलेटेड बुक है, उसमें केवल ही न्यूमेरिकल है, और उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल ट्रिकें वगैरह बहुत अच्छे से बताया है। तो आप वो मैनेजमेंट को बोल के अपने जो भी कोर्स है उसमें इंक्लूड करा सकते हैं। मैंने वहां पूरा एक एक गोरई अच्छे से बताया, जो जो मेरे को पोर्शन दिया गया था, और मैंने बहुत सारी ट्रिकें वगैरह भी बताई है वहां पे। ऐसे नहीं होगा, नाउ करेक्ट। अच्छा जी सर, यू आर करेक्ट। 22.57 पास्कल, ओके। मतलब कि मेरे अलावा बाकी लोगों का भी आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 101।
what do you mean by the power of ventilation? पावर ऑफ वेंटिलेशन से आप क्या समझते हैं? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, 30 सेकेंड। मालती जी का आंसर आया है, बाकी लोग भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ भाई। खुशवंत सिंह। ओके, व्हाट डू यू मीन पावर ऑफ वेंटिलेशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? इसका मतलब होता है कि आपका जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है ना, मान लो ये आपका अप कास्ट डाउन कास्ट या फोटो वगैरह, तो ये जो आपका वेंटिलेशन पूरा का पूरा सिस्टम होता है, इसमें जो रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द एयर फ्लो को जो मेंटेन करने के लिए जो काम किया जाता है और जो वर्क किया जाता है, उस थ्रू आउट सिस्टम के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ वेंटिलेशन। रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द एयर फ्लो थ्रू द सिस्टम। ठीक है, देखो ये आपका अंडरग्राउंड है, इसमें क्या चीज रहेगी? देखो आपने किसी ने बोला था तो मैं थोड़ा बहुत आज फोटो भी इंक्लूड किया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, टाइम की कॉन्सेंट्रेट, अगली बार जब एक दिन का गैप लेके मैं अच्छे से पीपीटी वगैरह बनाऊंगा, जो भी अगला टॉपिक लूंगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा फोटो वीडियो इंक्लूड कर लेंगे अपन, है ना। देखो आपको माइनिंग एक होता है डाउन कास्ट, एक होता है अप कास्ट। जो डाउन कास्ट होता है उससे फ्रेश एयर भेजते हो आप, ठीक है। फिर नीचे गया आपने, यहाँ पे बहुत सारे तिकड़म लगाए थे वेंटिलेशन को सर्कुलेट करने के लिए, और यहाँ से अवकाश से आपकी जो मिक्सित, यहाँ पे फ्रेश एयर गई थी, यहाँ पे डाइल्यूटेड आपकी हवा वापस बाहर निकल जाएगी। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमेन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। जिसमें अगर आग लग रही है तो उसका धुआं भी आएगा, ये आपकी यहाँ पे आदमी वगैरह खड़े हैं तो वो वाली हवा निकलेगी, है ना। ये देखो एक और है कि अगर यहाँ मेन फैन लगा रखा, यहाँ मेन फैन 2 लगा रखा, तो यहाँ से अपकास्ट से गई, ओ सॉरी, यहाँ डाउन कास्ट से आपकी फ्रेश हवा गई, अंदर गई। अगर आपने फ्रेश हवा पहले नीचे भेजी और फिर नीचे से ऊपर आ रही है, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग। एक होता है असेंडिंग वेंटिलेशन, एक होता है डिसेंडिंग वेंटिलेशन, है ना। इसमें पहले नीचे भेजते हो और फिर धीरे से धीरे धीरे ऊपर आती जाती है। तो ये डाउन कास्ट से नीचे गई और यहाँ सर्कुलेट होके ये अपकास्ट से बाहर निकल जाएगी, ऐसा होता है सिस्टम पूरा। माइनिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ बने हुए होते हैं,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर इन एयरवे beside the improving the ventilation efficiency what else of the following can be achieved। कह रहा है कि अगर मान लो माइनिंग के आपने पढ़े ना रेजिस्टेंस के बारे में, तो आपको मैं दो तीन चीजें बता चुका हूं। पहला क्या चीज, रेजिस्टेंस में P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर याद आना चाहिए। दूसरी क्या चीज आनी चाहिए, पैरेलल है या सीरीज। अगर पैरेलल है तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1, 1/r2 ऐसे लगेगा। और सीरीज है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 ऐसे। और एक और पी का फॉर्मूला पढ़ा था, KS(Q²/A³। ठीक है, वैसे तो पढ़ने में एक और पढ़ा, वो ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा है ना। तो जब भी आप रिवीजन करो तो आपको ऐसे करना है, कोई भी एक टॉपिक आया उसके बारे में तड़ातड़ बाकी चीजें याद आ जानी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि जब आप ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को अगर आप कम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, एक तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी, है ना अच्छे से। अगर मान लो रेजिस्टेंस है तो उसका आपकी जो एयर है उसका लॉस कम होगा, एयर का लॉस कम हो रहा है तो एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है। लेकिन पूछ रहा है उसके साथ और क्या होगा, बताओ। देखो ये फालतू के ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दिया करो। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द कैपिटल कॉस्ट, देखो मिनिमाइज द लीकेज, लीकेज का उससे कोई लेना देना नहीं रेजिस्टेंस से, वो तो जहां होना है वो तो हो गई। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। इंक्रीज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एयर एंटरिंग द माइंस। देखो एंटरिंग द माइंस कैसे बता पाओगे, एंटरिंग तो वो जो फैन की कैपेसिटी उससे पता लगती है ना। ये करेगा आपका जो पावर कॉस्ट है ना, और रेजिस्टेंस कम है तो जो फैन है उसको थोड़ा कम दिक्कत आएगी, और वो एफिशिएंटली अगर बढ़ रही है तो ठीक है ना, उससे रिड्यूस होगा आपका जो पावर कॉस्ट है वो कम होगा वेंटिलेशन पे। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी कॉज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 105। 30 सेकेंड है आपके पास। देखो मैं आपको फिर अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि जो टॉपिक मैं ले रहा हूं, जैसे अभी इन्वायरमेंट लिया था तो आपको मेरे साथ ही पूरी पूरी डीजे डीजे देशमुख करा लेना है। मैं ये क्लास के साथ डीजे देशमुख के बहुत सारे टॉपिक ले लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पूरा ही मेरे पे डिपेंड हो जाएगी डीजे देशमुख में करा दूं। उसके लिए अलग से टीचर है, अलग से आपके क्लासें डाली हुई है, मटेरियल डाला हुआ है। मैं बस आपको रिवाइज कराने के पर्पज से थोड़ा डीजे देशमुख का पोर्शन करा रहा हूँ, या एक गोरे का थोड़ा बहुत पोर्शन करा रहा हूँ, जिससे कि आप जब पढ़ो तो आप मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हो। जैसे अभी इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया है ना, इन्वायरमेंट के अपन ने एनसीडीएस से क्वेश्चन लिए तो आपको साथ साथ में वो पूरा पूरा कवर हो जाता आपका। ठीक है, 5-7 चैप्टर ही तो है भाई, ढंग से पढ़ोगे तो 2-3 दिन का भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगला जो भी टॉपिक लेंगे आपको कोशिश करना है कि उसके सारे के सारे डीजे देशमुख जो भी जितने पेज है वो खत्म कर दो। क्वेश्चन नंबर, द नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी कोज्ड बाय। कह रहा है कि नेचुरल वेंटिलेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 105 का आप आंसर दीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, है ना। आप अपना आंसर तो दे सकते हैं। फटाफट आंसर दो आप।
ला 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 ला। हम्म। एक दो चीजें मैं थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको कवर करा ही देता हूँ। जब इतनी थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा बता ही रहा हूँ। 105 में बी 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 बी, ओके। स्क्रीन वापस ऑन कर देते हैं और ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? नेचुरल वेंटिलेशन वेंटिलेशन क्या होता है? डिफरेंस डिफरेंस इन द एयर डेंसिटीज इन द अपकास्ट एंड डाउनकास्ट। जो अपकास्ट डाउनकास्ट बताया ना, ये एक डाउनकास्ट होता है, ये अपकास्ट होता है। तो इनमें दो तीन चीजों का फर्क पड़ता है। एक होता है टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। देखो कभी भी है ना, हवा एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती है ना? यहाँ से अगर पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, अगर ए और बी में क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? या तो उसमें प्रेशर का डिफरेंस हो, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी। अगर मान लो ए ज्यादा है तो फ्लो इधर हो जाएगा। दूसरा कारण होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। आप अगर मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो, कभी किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो यहाँ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर हाई अगर जिस दिन होता है तो यहाँ पे प्रेशर लो होता है। जहाँ टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। ठीक है, उल्टा होता है ये दोनों टर्मिनोलॉजी। पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप पता भी लगा सकते हो। अगर प्रेशर हाई है तो यहाँ से टेम्परेचर हाई होता है, बट वो नहीं हो, ये नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी एक और फैक्टर है। पीवी में वॉल्यूम भी एक फैक्टर है, तो ये वाला तो नहीं लेंगे। और उसमें एन भी एक फैक्टर है। कुल मिला के जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे प्रेशर लो होता है। आपके ज्योग्राफी के कम ज्योग्राफी में बता रहा हूँ, विंड का फ्लो होता है उसका बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रेशर एक कारण होता है, टेम्परेचर एक कारण होता है, एक डेंसिटी भी एक कारण होता है। ठीक है, अगर डेंसिटी हाई है और डेंसिटी लो है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? डिफरेंसेस इन द एयर डेंसिटीज इन द अपकास्ट एंड डाउनकास्ट। तभी तो आपको कभी कभी आप उसमें ठंडी हवा भेजते हो। ये दोनों स्लाइड बाद में देखते हैं। थोड़ा बहुत मैं ये चीजों के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था आपको। एयर स्क्रू एंड सेंट्रीफ्यूगल फैन, और फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन। देखो, एक होता है एयर एयर स्क्रू, एक एयर स्क्रू और एक सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है। ठीक है, एयर स्क्रू जो होता है, एयर स्क्रू फैन जो होता है, वो क्या होता है? उसको लेस स्पेस चाहिए होता है, जगह कम चाहिए होती है उसको। जब उसको इंस्टॉल करते हैं ना, जगह बहुत कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला कंपैरिजन ये याद रखना। दूसरा है
जो आपका रिवर्सल ऑफ द वेंटिलेशन कैन बी इजीली अचीव विद द एयर स्क्रू फैन। जो एयर स्क्रू फैन है ना, इसमें आपका जो वेंटिलेशन है, आप उसको देखो, एक फैन है ना, ये फैन है। अगर मान लो ये इधर घूम रहा है तो हवा इधर जा रही है। ये कह रहा है कि अगर उसको उल्टा कर देंगे, अगर रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन को उल्टा घुमा देंगे, तो उससे ही उसका पूरा पूरा ये वेंटिलेशन ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें रिवर्सल करना वेंटिलेशन को इजी होता है एयर स्क्रू फैन में। दोनों ही फैन, एयर स्क्रू फैन हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन हो, इन दोनों की एफिशिएंसी 70 से 80 85% के आसपास ही होती है। कोई बोल दे 99% वगैरह, तो आप उस वैसे वाले ऑप्शन हटा सकते हो, या 20 30% तो वो भी ऑप्शन हटा सकते हो। ये लगभग 70 से 85%, जो कि एक आप कभी कॉलेज में पढ़े हो तो, ये तो फालतू का क्वेश्चन हो गया, कॉलेज में पढ़े हो, कॉलेज में तो पढ़े होंगे, ठीक है। जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह अटेंडेंस वाला सिस्टम रहता है ना, 70 से 85 वाला, तो वही वाला लॉजिक है इसमें भी। ठीक है, कि आपका फैन कितना काम कर रहा है। ये कह रहा है कि पिच ऑफ द ब्लेड एयर स्क्रू फैन इज नॉइजी। कह रहा है कि एयर स्क्रू फैन है ना, वो थोड़ी आवाज ज्यादा करता है, नॉइजी होता है जब उसको ज्यादा स्पीड में चलाते हैं ना, तब। और जो आपका एयर स्क्रू फैन है, वो क्या होता है, जो लो वाटर गेज और हाई वॉल्यूम, उसके लिए अच्छा होता है। जब ज्यादा आपको पानी डिलीवर करना हो उसके लिए ये, और आपका हेड कम हो, उसके लिए अच्छा है। बट द सेंट्रीफ्यूगल मोर सुटेबल द हाई प्रेशर एंड लेस वॉल्यूम। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फैन कम यूज करना है, जब ज्यादा फ्लो नहीं चाहिए हो लेकिन हाई हेड चाहिए हो, ज्यादा ऊंचाई तक पानी को उठाना हो, तब आप सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज करते हो। अच्छा, मैं यहाँ पानी पानी बोल दिया हूँ, यहाँ हवा मान लीजिएगा। ये हम एयर के कंपेयर में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हेड वर्ड वगैरह उसी में एक आता है फोर्सिंग फैन और एक होता है एग्जॉस्ट फैन। दोनों में क्या अंतर है? जो एक फोर्सिंग फैन, अगर एक फोर्सिंग फैन लगा रहे हो ना, तो आपको जो डाउन कास्ट है उसको एयर लॉक रखना पड़ेगा। जो अब एक होता है डाउन कास्ट, एक होता है अप कास्ट। जो डाउन कास्ट होता है उसको शील्ड रखना पड़ेगा या एयर लॉक रखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जो आपका एग्जॉस्ट फैन होता है, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही अपकास्ट में अपकास्ट शाफ्ट होता है, उसमें लगा रहता है एयर लॉक। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। दूसरा होता है द प्रेशर ऑफ फोर्सिंग फैन हैज टू बी अफेक्टेड द कीपिंग द गैसेस ऑफ द गोफ एंड द ओल्ड वर्किंग कन्फाइंड। कह रहा है कि अगर मान लो जो गोफ होती है, गोफ समझ रहे हो ना, जहां से आपने कोयला हटा दिया है ना, वहां गोफ बन चुका है। तो ये क्या करता है, जो गोफ एरिया होता है या फिर जो ओल्ड वर्किंग होती है, वहां के प्रेशर को जो आपका फोर्सिंग फैन है वो बैलेंस रखता है। अगर आपने फोर्सिंग फैन को क्लोज किया या स्टॉप्ड किया, तो वो सर्कुलेशन में डिस्टर्ब करती है ना, यहाँ की हवा भी बाहर निकाल दी। जो फोर्सिंग फैन है जो फोर्सिंग फैन है वो क्लीन हैंडल द क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर। तो अगर मान लो फोर्सिंग फैन बढ़िया वाली अच्छी अच्छी हवा को सर्कुलेट कर रहा है या उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी, है ना, एज कम्पेयर टू एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट तो आपने देखा ही होगा ना, आपके रसोई में आप एग्जॉस्ट लगाते हो तो वो क्या करता है, चिमनी। तो वो आपका गैस, जब आप खाना वाना बनाते हो तो उसमें बहुत सारी ऑयल वगैरह लिए जाते हैं, तो उस चौक हो जाता है बहुत बार, है ना। तो ये वाला डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है 106, 30 सेकेंड है, आप सोल्व करिएगा कि इफ द मेन barometric pressure of the downcast air column is higher than that of the upcast air column, then what will be the happen। कह रहा है कि जो barometric pressure है ना, जो प्रेशर है, बोल रहा है कि डाउनकास्ट है, उसका अगर ज्यादा है अपकास्ट से, तो क्या होगा। तो अपने तो देखो बढ़िया ही है ना, डाउनकास्ट से फ्रेश एयर भेजते हम, फ्रेश एयर डाउनकास्ट से ही भेज रहे थे।
तो जब फ्रेश एयर इसी से भेज रहे थे, नेचुरल वेंटिलेशन भी उधर से ही जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल हेल्प योर नेचुरल वेंटिलेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इमिशन ऑफ द मीथेन हेल्प द अंडरग्राउंड माइंस इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो आपका मीथेन के नेगेटिव कारण तो सब पढ़ते ही हैं, कि इमिशन ऑफ द मीथेन क्या क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी होते हैं। वो फायदा क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 107, 30 सेकेंड। ये क्या करता है, एडिंग टू द नेचुरल वेंटिलेशन। देखो आपको पता ही है, मेथेन जो होता है CH4 होता है, CH4 मेथेन कहाँ मिलता है, आपकी जो आपका यहाँ पे रूफ के आसपास मिलेगा। क्यों रूफ के आसपास मिल रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है ना। डेंसिटी कम है एयर के कंपेयर में, तो वो अब ऊपर साइड मिलेगा। अगर मान लो आपके मिथेन बहुत ज्यादा है, मतलब इमिट हो रही है, तो माइंस में ज्यादा हो गई ना, तो आपका ओवरऑल माइंस का क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा तो आपका जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। तो एडिंग द नेचुरल वेंटिलेशन बाय रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ द रिटर्न एयर। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 108, 30 सेकेंड। How does the circulation of the refrigerated air through the downcast shaft aiding the natural ventilation? कह रहा है कि अगर रेफ्रिजरेटेड मतलब ठंडी हवा, अगर ठंडी हवा भेज रहे हो आप डाउनकास्ट से, डाउनकास्ट ये डाउनकास्ट अपकास्ट, तो डाउनकास्ट से हम क्या भेजते हैं, फ्रेश एयर। तो जब डाउनकास्ट से फ्रेश एयर भेज रहे हो, और फ्रेश एयर भी कौन सी भेज रहे हो, ठंडी वाली रेफ्रिजरेटेड, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। किसका डेंसिटी बढ़ेगा, डाउनकास्ट का डेंसिटी बढ़ेगा। ये तो पता है ना, जो ठंडी ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। आप तभी देखते हो दिल्ली वगैरह में जो ठंड के मौसम में आपको ज्यादा डस्ट वगैरह नीचे दिखता है, क्योंकि वो भारी होती है, ऊपर उठ नहीं पाती है। अगर वो हल्की होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे ये आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, तो हवा ऊपर, प्रेशर कम। इसलिए मैं बोल रहा था प्रेशर कम, ठीक है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, फिर वो बादल बनाएगी और उससे बारिश होगी, है ना। ये फिल्मों में ना चलता है बारिश में भी। तो ये ठंडी हवा मत, यहाँ पे जो पोलर है वहां पे क्या होता है, बर्फ रहती है तो ठंडा होता है, तो वहां क्या होगा, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है। यहाँ भारी होगी तो यहाँ ये नीचे ही रहेगी। तो आपका जो रहता है ना, तो यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे तो कुछ किलोमीटर रहता है, यहाँ पे किलोमीटर कम रहेगा, है ना। तो इसलिए ऐसा बनता है, यहाँ पे हाई ज्यादा रहता है। ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का बता दे रहा हूँ, बट इन जनरली पता नहीं क्यों नहीं, अपन साइंस बैकग्राउंड के होंगे बहुत सारे, बट साइंस वालों को नहीं पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी, या नहीं पढ़ते हैं कभी, बट पढ़ाना चाहिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए। चलो, ठंडी हवा भारी होती है, भारी होती है तो उससे क्या होएगा, प्रेशर ज्यादा होएगा, इंक्रीजिंग द, और डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग द डेंसिटी इन द डाउनकास्ट शाफ्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द, अगला क्वेश्चन, which one of the following the factor does not have any control over the circulation by the natural ventilation। कह रहा है कि जो इनमें से कौन सा कारण है जिनका नेचुरल वेंटिलेशन पे कोई भी
नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द सर्कुलेशन ऑफ द, इनमें से कौन सा कारण है जिसका नेचुरल वेंटिलेशन पे कोई नहीं फर्क पड़ता? देखो, इमिशन ऑफ मेथेन का तो हमने पढ़ा था, CH4 से क्या होगा, ओवरऑल जो रिटर्न है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो आपके नेचुरल वेंटिलेशन को सपोर्ट करता है, तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ता है। रेफ्रिजरेटेड एयर का भी हमने देखा था, जिससे क्या होगा, डाउनकास्ट का डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, ये भी देखा था, ये भी ठीक है। और स्पेसिफिक हीट का नहीं देखा, ये हो सकता है। और बैरोमेट्रिक प्रेशर का भी हम बताए थे कि प्रेशर हाई तो वो हेल्प करता है। तो ये तीनों कारण तो है, इनमें से कारण कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर। अगला क्वेश्चन, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑन द नेचुरल वेंटिलेशन विल बी लेस और नेग्लेजिबल। कह रहा है कि कब आप सरफेस टेम्परेचर है उसको, जो टेम्परेचर है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो नेचुरल वेंटिलेशन में। When the effect of the surface temperature or the natural ventilation will be less or the negligible, कब होगा? जब ये आपका सरफेस है वहां से अंडरग्राउंड बहुत नीचे चल रहा है, तब आप क्या होगा कि ये जो अपर जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। व्हेन द माइन साइज एक्सक्लूसिव, यानी व्हेन द साइज ऑफ द इनक्लूडिव फैन का कोई मतलब डीपर माइंस, जो बहुत ज्यादा डीप होगी तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ चांसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ द एयर करंट ऑफ द नेचुरल, कब कह रहा है कि कब चांसेस होता है एयर करंट के रिवर्स होने का?
देखो ये चीज मैं आपको अभी जो टेम्परेचर प्रेशर का इसलिए बता रहा था कि समर से विंटर जाते हैं ना, तो अब गर्मियों से जा रहे हैं सर्दियों में, तो टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा रिवर्स होगा। पहले ज्यादा धूप पड़ रही थी, अब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर ज्यादा था तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब यहाँ प्रेशर कम बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा, जो पहले इधर मूवमेंट था वो उधर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सेलो माइंस में ड्यूरिंग द समर टू विंटर, ये प्रेशर चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस होता है, उसकी वजह से आपका रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो इसका बताओ। What is the characteristic of the velocity, consider the Euler's equation. देखो कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ऑफ द यूलर इक्वेशन क्या होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ओवर द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर फ्लो होता है उसके परपेंडिकुलर पे होता है। जो यूलर्स इक्वेशन में जो वेलोसिटी का करेक्टरिस्टिक है, बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ओवर द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द, अगर फ्लो ऑफ द एयर इधर है, फ्लो या डायरेक्शन फ्लो, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। ये यूलर इक्वेशन में बोलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेन एफिशिएंसी। तो वेन एफिशिएंसी क्या होती है, देखो वेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट हेड डिवाइडेड बाय यूलर्स हेड, है ना। तो यहां पूछा है कि वेन एफिशिएंसी, तो वेन एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द इनपुट हेड एंड द यूलर्स हेड। तो इनपुट हेड और यूलर हेड को आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ना। अपन बता तो दिए कि भाई इनका रेशियो होता है। तो इनपुट हेड होता है कि इसको अपन सक्शन हेड भी बोलते हैं या सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं। किसको, इनपुट हेड को। इनपुट हेड को क्या बोलते हैं, सक्शन हेड भी बोलते हैं और सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सम्प एंड द आई ऑफ द एम्पेलर। मतलब कि अगर मान लो ये आपका पंप है और ये आपका सम्प है, ये आपने कुछ लेवल के ऊपर बना रखा, तो जो यहाँ इसको बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सम्प। ये सम्प और जो आई आई ऑफ इम्पेलर, इसको बोलते हैं आप इनपुट हेड। और तो यूलर हेड क्या होती है, इट इज द एक्चुअल हेड डेवलप्ड बाय द इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो जो इम्पेलर यहाँ होता है ना,
उसके द्वारा जो हेड डेवलप किया जाता है उसको बोलते हैं यूलर हेड। एक होता है यूलर हेड, एक होता है इनपुट हेड या सक्शन हेड। ठीक है, तो जो इनपुट हेड डिवाइडेड बाय यूलर हेड होगा उसी को हम बोल रहे हैं वेन एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिकल एफिशिएंसी? मैकेनिकल एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? 30 सेकेंड, 116 करिए। देखो, पहले तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको समझ में आनी चाहिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती क्या है? जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, देखो कोई भी जो पंप है, कोई भी फैन है, इंजन है, ये ना परफेक्ट नहीं होते हैं। नॉट परफेक्ट। ठीक है, मतलब 100% तो हो ही नहीं सकते। इट नेवर गिव आउट एज मच एज यूजफुल वर्क एज इज पुट इनटू इट। मतलब कि अगर आप उसको जितना आप एनर्जी दोगे उतना 100% वो कन्वर्ट नहीं करता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि जितना आपका इनपुट पावर है, या इनपुट, जितना इनपुट पावर, पूरा लिखो क्या, इनपुट पावर जितना आप दे रहे हो उससे आपको कितना आउटपुट पावर मिल रहा है, उसी को ही बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये हमेशा आपको पता है कि जब अगर मान लो ये 100% आप ऊर्जा दे रहे हो, ये हमेशा 100 तो नहीं दे पाएगा, ये 98 95 ऐसा देगा। तो ये हमेशा एक से कम ही आएगा। तो कभी पूछ लेगी मैकेनिकल एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होता है, तो हाँ सही बात है, ये हमेशा 100% से कम होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिकल एफिशिएंसी? मैकेनिकल एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं कि इट इज द रेशियो, कि एक्चुअल कितना है इम्पेलर में और कन्वर्टेड हेड कितना है। आपने एक्चुअल कितना इनपुट हो दिया है और आउटपुट कितना निकला है। देखो, द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द फैन द रेशियो ऑफ द थ्योरेटिकली एयर हॉर्स पावर टू द एक्चुअल ब्रेकिंग हॉर्स पावर। कह रहा है कि जो थ्योरेटिकल, मतलब आप कहते हो कि भाई ये पंप तो इतने पे काम कर जाएगा, बट जितना आप पावर देते हो उतना वो रिटर्न में नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि कुछ तो इसमें लीकेज होते हैं, कुछ फ्रिक्शन की वजह से। कौन कौन सा फ्रिक्शन? स्कीन फ्रिक्शन और मैकेनिकल फ्रिक्शन। एक होता है टर्बुलेंस। और अगर आपको एक तो पूछ दिया मैकेनिकल एफिशिएंसी, उसके अलावा अगर बाकी एफिशिएंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत नाम तो पता ही होना चाहिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, एक वॉल्यूम एफिशिएंसी, एक स्टैटिक एफिशिएंसी। तीनों में क्या क्या है? जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है वो अकाउंट फॉर द इम्परफेक्शन ऑफ द फ्लो पाथ। फ्लो पाथ में इनपरफेक्शन, मतलब जितना परफेक्शन नहीं होता है, मतलब जो आपका फ्लो हो रहा है उसमें, उसकी वजह से। एक वॉल्यूम एफिशिएंसी, अकाउंट फॉर द लीकेज एंड द रिसर्कुलेशन, लीकेज वगैरह की वजह से। वो एक होता है स्टैटिक एफिशिएंसी, स्टैटिक प्रेशर इंस्टेड ऑफ द टोटल प्रेशर। अगला क्वेश्चन है 117। 30 सेकेंड है आपके पास।
Which of the following is the most important fan characteristic in the order to decide its applicability to a particular mines? कह रहा है कि किसी भी माइंस के में कौन सा फैन का करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जब बताया हूँ कि 100% तो कुछ नहीं होता, तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी लॉसेस तो होगा ही होगा, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं होता, क्योंकि ये तो हो गई एफिशिएंसी कैपेसिटी फैन, ये भी हो गई। पावर कैपेसिटी का तो माइंस में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कभी कभी ज्यादा भी जलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हेड कैपेसिटी ऑफ द फैन डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होएगा? हेड कैपेसिटी। इनमें से जो फैन की कैरेक्टरिस्टिक, देखो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है फैन के। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो गए? उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, ये सारी की सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैकेनिकल लॉसेस, पावर, पर हेड कैपेसिटी फैन कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है ईडी लॉसेस, क्वेश्चन नंबर 118, 30 सेकेंड। ईडी लॉसेस फॉर द फैन इज सिग्निफिकेंट व्हेन। कह रहा है कि ईडी लॉस कब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहले तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ईडी लॉस क्या होता है। ईडी करंट रिप्रेजेंट यूजेबल पावर दैट डज नॉट वर्क। मतलब कहता है कि ये आदमी बहुत काम का है, बट यार ये उतना इंटेलिजेंट तो बहुत है, बट कर नहीं पा रहा है। मतलब वो उसका सही से इंटेलिजेंसी यूज नहीं कर पा रहा है। जैसे एक अभी आपने ये रील या शॉर्ट्स पे देख रहे होंगे कि एक बाबा ने अपना पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आईआईटी बॉम्बे में जा गया, तो वो फुल पोटेंशियल यूज किया है नहीं किया? अब सोसाइटी के हिसाब से तो नहीं करा है, बाबा बन गया है। तो अलग अलग की अलग अलग डेफिनेशन होती है, अपन वहां पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अपने फैन की। तो कह रहा है कि अगर ईडी लॉस क्या होता है, पहले तो समझ में आया ना कि जितना आप उसको यूजेबल पावर है वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, उसी को ईडी लॉसेस बोलते हैं। तो अगर आपका ईडी लॉसेस हो रहा है ना, एक तो ईडी लॉसेस है कि आपको पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा है। और अगर मान लो जो आपका फैन ऑपरेटेड है लो वॉल्यूम, अगर वो लो वॉल्यूम पे भी काम कर रहा है तो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ये अब आपको क्या बोल रहा है, जब फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो ईडी लॉसेस सिग्निफिकेंट, फिर तो थोड़ा बहुत लॉसेस में तो इतना दिक्कत नहीं होगा ना भाई। जब वॉल्यूम कम है तब दिक्कत आएगा। क्वेश्चन नंबर 119।
अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन फ्रिक्शन एंड डिफ्यूजन लॉसेस, देखो मेरे को भी लग रहा है ये दो चार जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े होंगे, बोरिंग तो होंगे यार, है ना, बट इनको याद करना पड़ेगा। एनसी डे में दे रखा है, बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्जाम में, पता नहीं क्या एनसी डे को भगवान मान रखा है क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट। सीआईएल ने तो पूरा पूरा पेपर दे दिया था 2019-20 में, ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक बार दिया, 2017 में भी उसी से पूछे थे बहुत सारे क्वेश्चन, और 2000 जो 19 में एग्जाम हुआ उसमें 19-20 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूरा पूरा पेपर 80 to 90% इसी से था। तो मैं इसलिए कह रहा है कि थोड़ा ध्यान से देख लो, कुछ चीजें बोरिंग है तो दो देख लो, फिर वापस उसको दो चार बार रिवाइज करोगे तो कुछ कुछ चीजें वैसे भी समझ में आने लग जाती है ना, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ कुछ पढ़ा, है ना, मैं लगभग बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ, कुछ थ्योरी भी बता दे रहा हूँ, है ना, कहीं कहीं से जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूँ। फिर आप जाके थोड़ा इसको डीजे देशमुख को अभी नहीं पढ़े हो, मान लो बाद में थोड़ा पढ़ोगे, फिर एक के गोरे पढ़ोगे, तो कुछ चीज आपको जो यहाँ नहीं समझ में आई, यहाँ नहीं समझ में आई, पर तीनों को जब क्लब करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। और मेरा क्या है, थोड़ा दिक्कत ये है कि मैं सारी चीजों की फोटो वीडियो इसलिए नहीं जुगाड़ पाता है क्योंकि मिलती ही नहीं है यार। माइनिंग का अभी थोड़ा बहुत मिलने लगा है कंटेंट वगैरह, पहले तो मिलता भी नहीं था। आपको केवल ये दो बुकें ही थी, एक ये गोरे पढ़ लो और एक डीजे देशमुख पढ़ लो, और आपके गेट में अच्छे से अच्छे रैंक आ जाती थी, है ना। अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, कोचिंग चल गई है, ये माइनिंग ज्ञान, माइनिंग पोर्टल वगैरह और भी है कोचिंग है, तो वो थोड़ा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप घर पे लेटे लेटे देख पा रहे हो, क्लास ड्यूटी करके आके देख ले रहे हो, है ना। चलो, अपार्ट फ्रॉम द स्किन friction and diffusion losses in the impeller, there is other losses happen to be at the impeller inlet and the outlet, which are together add to the hydraulic losses. What is the losses? कह रहा है कि अगर देखो स्क्रीन, एक तो होता है स्किन फ्रिक्शन, एक होता है डिफ्यूजन लॉसेस, ये कहीं तो देखा ना अभी। नहीं देखा क्या? कह रहा है कि जो ये स्किन फ्रिक्शन और डिफ्यूजन लॉसेस है इम्पेलर में, इनके अलावा भी एक कुछ कौन से लॉसेस इंपॉर्टेंट है, तो आपने ईडी लॉसेस तो पढ़ा ही है, एक सेपरेशन लॉसेस और होता है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ अगर कल की क्लास में ये लॉसेस के बारे में कहीं से अच्छे से कोई पीपीटी वगैरह बन जाए, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा इसको एक बार भाई। थोड़ा बोरिंग ज्यादा हो गया यार। चलो थोड़ा यहां से स्टार्ट करते हैं, वो चार पांच क्वेश्चन बाद में देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ अटैक? एंगल ऑफ अटैक से आप क्या समझते हैं? देखो, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, जो आपका ये क्लॉड क्लॉड होता है, इसकी डायरेक्शन से एक रिलेटिव विंड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। ये ये और भी डायग्राम है, ये देखो, ये हाई एंगल है, ये स्टॉल्ड फ्लो सेपरेशन पॉइंट, ये आपका फ्री स्ट्रीम फ्लो लो एंगल है, ये हाई एंगल है। ये कहाँ कब काम में आती है, देखो आपके जो एयरप्लेन है उसको लिफ्ट ऑन एन एयरप्लेन विंग्स कैन बी कंसीडर टू बी द न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो आपके जो एयरप्लेन वगैरह है उसमें भी यही डायनामिक्स काम में आती है, फैन वगैरह है वहां पे भी यूज करते हैं। तो जो एंगल ऑफ अटैक होता क्या है कि द एंगल बिटवीन कॉर्ड ऑफ द एरोफॉइल, इसको जो ये है ना इस तरह की शेप, इसको हम बोलते हैं एरोफॉइलिंग, एरोफॉइल। तो एरो जो chord of the aerofoil and the direction of the relative velocity of air, तो जो एयर फ्लो जो कोड है और रिलेटिव डायरेक्शन है उनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अटैक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, 30 सेकंड है। बोल रहा कर्वेचर ऑफ द डिफ्यूजर व्हेन शेल बी सो फिक्स दैट फ्लूइड एंटर्स द गाइड passes with the minimum losses. This is possible only when। देखो पहले तो है ना, इम्पेलर वगैरह क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ। इम्पेलर ये यहाँ पे होता है, ये होता है इम्पेलर। ये आपके गाइडिंग वेन्स है। ये जो अंदर की आंख दिख रही है ये आपका फ्लूइड इनलेट है, ये आपका आउटलेट है। ठीक है, ये देखो ये वोल्यूट है, ये आप यहाँ से आउटलेट निकलता है। ये आइज है, जैसे पानी जाएगा, इम्पेलर। फिर उसके बाद में ये वेन डिफ्यूजर है, ये ऐसे ऐसे ये एक केसिंग और वर्ड होता है जिसमें ये कवरिंग होती है। तो बोल रहा है कर्वेचर ऑफ डिफ्यूजर वेन। डिफ्यूजर वेन समझ में आया ना क्या होती है डिफ्यूजर वेन? ये डिफ्यूजर वेन्स, ये वाली। तो बोल रहे द कर्वेचर ऑफ डिफ्यूजर वेन शैल बी सो फिक्स दैट द फ्लूइड एंटर द गाइड पासेज विद द मिनिमम लॉस। ठीक है, कह रहा है कि जो डिफ्यूजर वेन से जब फ्लूइड जाता है तो वो मिनिमम लॉस होना चाहिए। ये तो बोल रहा है कि ये दिस इज अ पॉसिबल ओनली वेन। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब एंगल बिटवीन द गाइड वेन इनलेट एंड द डायरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द एयर लीव द इम्पेलर इन द स्मॉल और द जीरो। कह रहा है कि जो डायरेक्शन है और इनके जो वेन का एंगल है वो दोनों के बीच में जीरो होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन द वेन इनलेट, तो ये जो वेन्स होती है इनका एंगल और जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल जीरो होना चाहिए, तब जाके आपको बहुत कम लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 126, 30 सेकंड है। इसमें पूछ रहा है कि वाई फोर्सिंग वेंटिलेशन इज अनडिजायरेबल टू कंटिन्यूअस माइनर। पहले तो आपको कंटिन्यूअस माइनर के बारे में पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस माइनर के बाद में उसके पार्ट्स के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके कंटिन्यूअस माइनर में, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके माइन मशीनरी इसमें जब अपन पढ़ाएंगे, अगर उसमें आएगा, मैं वहां पे भी बताऊंगा आपको ये चीजें बार बार। तो ये जब मशीन पढ़ते हो, कोई मशीनरी पढ़ोगे, तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी मशीनरी के पार्ट्स के बारे में, मशीनरी का काम करती है और उसके सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से। जैसे डंपर है तो उसमें डंपर में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स होंगे, कितने प्रकार के ब्रेक होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कंटिन्यूअस माइनर कितनी मेथेन पे बंद हो जाना चाहिए, ऑटो ट्रिप हो जाना चाहिए, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126। देखो कह रहा है फोर्सिंग वेंटिलेशन इज, देखो वेरी कॉस्टली। ये तो कोई कारण नहीं है ना, ऐसे औचित्यपूर्ण चीजों को तो हटा दिया करो पहले ही। फिर बताए इट ऑक्यूपाई होल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेडिंग। देखो ये भी नहीं है कि आपका ये बोल रहा है पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ही खा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। फोर्सिंग वेंटिलेशन पूरा पूरा तो नहीं खाता है। ठीक है, अब बच्चा कौन सा है? एक्सपोजर वर्कर टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट और इट इज द अनेबल टू कॉप अप विद द रेट ऑफ द एडवांसिंग ऑफ द कंटिन्यूएशन। ये भी ये कह रहा है कि आप जिस कंटिन्यूअस माइनर काटता जाएगा, मान लो ये फेस है आपका, यहाँ कंटिन्यूअस माइनर लगा दिए, ये काटता जा रहा है, उसमें आप वेंटिलेशन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। ऐसा भी नहीं है यार, है ना। उसमें तो आदमी का काम करेगा, उसमें वेंटिलेशन का क्या है? डक्ट को आगे बढ़ाना बढ़ाना रहता है। तो इट एक्सपोज
एक्सपोज वर्कर टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द डस्ट। फोर्सिंग फैन है तो बहुत फोर्सफुली करता है तो डस्ट बहुत जनरेट होती है, तो यहाँ आपका जो आदमी काम कर रहा है ना, उसको डस्ट का सामना ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए फोर्सिंग फैन थोड़ा घातक हो जाता है और अनडिजायरेबल हो जाता है कंटिन्यूअस माइनर के केस में। ये आपका कंटिन्यूअस माइनर है ना। इसमें देखो ये गैदरिंग आर्म होती है जो कोयले को कलेक्ट करती है, इसमें कन्वेयर होती है, इसमें ये कटिंग पिक्स होते हैं, इनके पिक्स किस चीज के बने होते हैं, कार्बाइड के होते हैं, कौन सा वाला होता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, है ना, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेंटिलेशन सिस्टम इज एडोप्टेड फॉर द कंटिन्यूअस माइनर हेडिंग। कह रहा है कि कंटिन्यूअस माइनर हेडिंग है उसके लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम आप यूज करोगे। 30 सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेंटिलेशन सिस्टम इज एडोप्टेड, कंटिन्यूअस माइनर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप बोल रहे हो फोर्सिंग वाला तो यूज नहीं करोगे, तो कौन सा वाला यूज करोगे ये बोल रहा है। आप वहां ओवरलैप, वहां पे ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन यूज करोगे। जब आप कंटिन्यूअस माइनर यूज कर रहे हो वहां फोर्सिंग वाला तो यूज नहीं करते हो, तो कौन सा यूज करते हो, ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। ओवरलैप वेंटिलेशन सिस्टम होता क्या है, इस सिस्टम में क्या होता है, यूजेस द फैन टू पुश द फ्रेश एयर इनटू द स्पेस व्हाइल साइमल्टेनियसली पुल आउट द कंटेमिनेट। मतलब क्या बोल रहा है कि आप फ्रेश एयर तो भेजते हो और कंटेमिनेटेड एयर को वापस खींच लेते हो एक साथ, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, ये देखो यहाँ पे आप एयर को भेज रहे हो, ये एयर गई और यहां से वापस खींच ले रहे हो साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 128, 30 सेकेंड। इसमें हाउ कैन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द डेवलप्ड, हाउ कैन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस डेवलप इन द वेंटिलेशन डक्ट। कह रहा है कि जो वेंटिलेशन डक्ट है उसमें रेजिस्टेंस जो बनता है उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे। देखो वेंटिलेशन डक्ट क्या होती है, देखो ये आपका फेस है ऐसा, या कोई तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ऐसे डक्टें रहती है ना, तो जैसे जैसे आपका फेस आगे बढ़ेगा, मान लो ये फेस आगे बढ़ा, तो जैसे जैसे फेस बढ़ोगे आप इसको बढ़ाते जाते हो कनेक्ट करते करते, है ना। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आर का फॉर्मूला अगर पता है तो आपको पता होगा कि उसमें लेंथ का इनवर्सली होता है, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही, नहीं लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। तो बोल रहा है कि डक्ट बहुत ज्यादा यूज, आप ऐसा समझो ना कि अब आप खेतों में पानी दे रहे हो, तो जितना ज्यादा पाइप लंबा यूज करोगे चांसेस है ना कि उसमें यहां जाते जाते प्रेशर बहुत कम रह जाए। तो बोल रहा है कि बाय यूजिंग द डक्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, तो वैसे ही हवा के केस में जब डक्ट यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डक्ट लंबी कर दी तो उससे कोई फायदा थोड़ी है, नुकसान ही है ना। उससे रेजिस्टेंस बढ़ता है, कम नहीं होता है ज्यादा लंबा हो गया तो। एक कह रहा है कोरुगेटेड इंटरनल सरफेस, अगर इंटरनल सरफेस कोरुगेटेड हो गई तो उससे भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है, कम नहीं होता है। कह रहा है कि
अब मान लो पाइप की साइज तो यही है, आपने इसमें एयर फ्लो ज्यादा बढ़ा दी, तो अब इसमें कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ा दी, तो उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो ये डायमीटर है ना, इसको ही बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि फ्लो आराम से हो पाए, जिससे कि इसका सरफेस के साथ रगड़न मतलब थोड़ा कम हो। तो यूजिंग ए लार्ज डायमीटर डक्ट, डक्ट अगर बड़ा यूज करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये देखो, ये ऐसी डक्ट होती है, ये देखो, देखो यहाँ पे ना ये वायर मेश होते हैं, इसमें बोल्टिंग लगाते हो, और इसी में कैप्सूल डाल के, ये वायर मेश जो खेतों के चार चार दीवारी नहीं करते हो आप, तो वह मेश लगती है ना ऐसे, इसको ही बोलते हैं वायर मेश। तो उसमें बोल्ट लगा के उसको ठहरा देते हैं, जिससे कि रूफ होल वगैरह ना हो और थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाए। बोल्ट जब डालोगे 2-3-4 मीटर का रहता है, उसमें कैप्सूल डाल के कर दोगे तो आधे एक घंटे में सेटल हो जाता है वो। और ये सीमेंटिंग वगैरह दिख रहा है, तो ये सरफेस उसको क्या बोलते हैं यार सर, स्प्रे मैक, स्प्रे में एक मशीन जाएगी जिसमें सीमेंट कंक्रीट और कुछ तार और कुछ केमिकल का रहेगा, जिसमें आप स्प्रे करोगे। एक प्लास्टर कराते हैं ना घर में, पर यहाँ मशीन जाती है, वो स्प्रे कर देती है, वो आधा एक घंटे में सेटल हो जाता है, फिर उस पर वायर मैश लगती है, उसमें बोल्टिंग लगता है, तो ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनता है। और जनरली आपके पाइप वगैरह को आप ऊपर रखते हो, जिससे कि आपको मशीन वगैरह डैमेज ना करे। सेंटर में क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि डंपर वगैरह जाता है, वो ओवरबर्डन या कुछ भी मेटल वगैरह हुआ तो वो डैमेज हो सकती है, इसलिए अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि जो भी डंपर होगा वो लोड ऐसा होगा, ये खान कॉर्नर खाली रहेगा। नीचे रखने में क्या नुकसान है, पाइपलाइन वगैरह बहुत फूडेगी ना, रात को कोई झपकी आई उससे फूट जाती है, तो इसलिए आप जनरली ऊपर रखते हो ये चीजें, साइड में कम प्रीफर करते हो। और कभी माइंस में देखोगे तो वायर मेश यहाँ तक ही रहती है, इसके नीचे नहीं रहती है, क्योंकि रूफ होल ऊपर से होगा ना भाई, साइड से थोड़ी होएगा। और इसका भी नियम है, ये जो बोल्ट है उनको टाइम टाइम पे टेस्ट करने रहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने के लिए कि भाई अच्छे से लोड ले लिया है नहीं लिया है, उसका भी फॉर्मूले हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, ये आपका डक्ट है, ये लंबा सा डक्ट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो इसने पूछ ही दिया है, अब इसका तो क्या बताऊं, एज पर द नेशनल कोल बोर्ड, नेशनल कोड यूके रिकमेंडेड व्हाट शुड बी द डायमीटर, कह रहा है कि कितना डायमीटर होना चाहिए डक्ट का, तो 600 mm से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी डिस्टेंस 900 मीटर होगी, अगर आपकी डिस्टेंस 9 900 मीटर से ज्यादा हो गई, तो आपको डक्ट वो जो है 600 mm, 600 mm, ये डक्ट डायमीटर जो है ये 600 mm से बड़ा यूज करना पड़ा, ठीक है। The primary aim of the ventilation control in the event of the fire, अगर मान लो कहीं आग लग गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 130, 30 सेकेंड है आपके पास, करिए।
देखो, कभी भी आग वाग लगती है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आदमियों को निकालना पड़ेगा। तो वेंटिलेशन का पहला काम ही यही है कि टू विड्रॉ वर्कर्स फ्रॉम द माइंस एज द अर्लियर एज पॉसिबल। क्योंकि एक आदमी है, वो खुद के लिए नहीं जीता है, उसके फैमिली है, बहुत सारी रिलेटेड रहती है, तो आपको पहले आदमी को बचाना है। ये नहीं अरेंज द फायर डोर टू कंट्रोल फायर, ये कंट्रोल फायर वायर तो बाद में कंट्रोल करते रहो, क्योंकि कंटिन्यूसली पावर प्रोडक्शन, अब साला आदमी मरने पे है, आप प्रोडक्शन करते रहोगे, ये भी ठीक नहीं है। फायर फाइटिंग टीम भेजोगे, रेस्क्यू, तो वेंटिलेशन कंट्रोल जो रहता है उसका प्राइमरी एम होता है कि आपके आदमियों को बाहर निकालना। वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम इज द इवेंट ऑफ द फायर, रिमूव द स्मोक एंड द हीट फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो भी स्मोक है उसको या हीट वगैरह को कम करने के काम में आता है। स्मोक रिमूवल, हीट रिमूवल, फ्रेश एयर लीक डिटेक्शन। अगला क्वेश्चन है 131, 30 सेकेंड है। इसमें वेंटिलेशन सर्वे यूजुअली मीन्स, कह रहे वेंटिलेशन सर्वे का मतलब क्या होता है आपके लिए, थोड़ा बताइए। जल्दी, यार थोड़ा मैं जो बोलता हूँ और शायद आपके आंसर आते हैं उसमें थोड़ा लेग रहता है। वेंटिलेशन सर्वे क्यों करते हैं हम? वेंटिलेशन सर्वे किया जाता है, एक तो क्वांटिटी कैसी है, और उसमें प्रेशर सर्वे भी होता है, फ्लो कैसे होता है। देखो, प्रेशर सर्वे क्यों करा जाता है, प्रेशर सर्वे से आपको पता लगता है ना कि मैंने बताया कि जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है एयर का, तो प्रेशर सर्वे और क्वांटिटी दोनों को ही हम वेंटिलेशन सर्वे के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसके द्वारा आप वेलोसिटी ऑफ द एयर, अंडरग्राउंड में वेलोसिटी ऑफ द एयर निकालते हो, मतलब आपका एयर का गति निकालते हो कि एयर कैसे फ्लो हो रहा है। इसको कौन सा मेथड बोलते बताओ? इसको बोलते हैं स्मोक क्लाउड मेथड, स्मोक क्लाउड मेथड, स्मोक क्लाउड मेथड। इसमें क्या होता है कि आप देखो, ये आपका मान लो ये गैलरी है, ठीक है, आपको पता है कि एयर फ्लो हो रही है, यहाँ पे दिख थोड़ी रही है, इधर फ्लो हो रही है, हवा लगती है, आदमी खड़ा है, पता लगती है। जैसे ये महाशय यहाँ खड़े है, नहीं महाशय क्या, आजकल तो महिलाएं भी खड़ी है, ये महिला खड़ी। अब ये चिलम जला रखी है यहाँ पे, चिलम जलाई तो उससे धुआं निकला, तो ये स्मोक निकला। आप कैसे स्मोक जलाओ, सिगरेट पीना माइंस में अलाउ नहीं है, बट बता रहा हूँ। तो ये स्मोक है, कहीं से स्मोक को यहाँ छोड़ोगे तो ये स्मोक अभी टाइम T1 पे यहाँ है, टाइम T2 पे यहाँ पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि हवा बह रही है। तो वो कितना ट्रैवल, डिस्टेंस बराबर या टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो इससे पता लग जाएगा। या वेलोसिटी निकालना है तो टी बाई डिस्टेंस बाई टाइम, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, कितने मिनट में करी, उससे आपकी स्पीड निकल जाती है। तो स्पीड, स्मोक क्लाउड मेथड बोलते हैं उसको।
चलो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, चल देख लेते हैं जितना देख सकते हैं आज ही, है ना। कुछ 4-5 क्वेश्चन छोड़ देंगे या देख लेंगे। द मेथड ऑफ द एनोमेटिक रीडिंग इन द डक्ट। चलो कल देखते हैं यार, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, कल देख लेंगे, अभी जल्दबाजी में कुछ मतलब भी है नहीं। चलो ये क्लास आज यहीं खत्म करते हैं। कुछ 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल थोड़ा देख के अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कौन सा चैप्टर कल चाहिए आप वो बता दीजिए, हम नेक्स्ट चैप्टर वही कवर कर लेंगे।